हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत रशिया की सेनाएं अब एक दूसरे की जमीन पर तैनात हो सकेंगी। दोस्तों, पुतिन ने दे दी बड़ी मंजूरी। पुतिन ने रेलॉस समझौते पर कर दिया हस्ताक्षर। आवाजाही और लॉजिस्टिक्स होगी आसान। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। लेकिन वहीं अमेरिका ने कह दिया रशिया से दोस्ती करके बड़ी गलती कर रहा है भारत। वहीं आपको बताएंगे बड़ी खबर में, जहाँ भारत और एडीबी ने विकास परियोजनाओं के लिए 2.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण पर सहमति जता दी। दोस्तों, यानी भारत को मिलेंगे 220 करोड़ रुपए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण और ये इस्तेमाल कैसे किए जाएंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे। कैसे अमेरिका को टक्कर देगा अपना भारत इन पैसों को इस्तेमाल करके। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे भारत के जोरावर से खौफजदा चीन तिब्बत में तैनात करने जा रहा बैटल टैंक। उधर चीन के J-10C को एक और तगड़ा झटका। इंडोनेशिया के बाद अब बांग्लादेश ने भी किया किनारा। दोस्तों, वहीं लगे हाथों आपको बताएंगे भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय में भारत पीठ की स्थापना की जाएगी। बताएंगे कैसे भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। दोस्तों, इसी बीच 37 सालों के बाद भारत जॉर्डन के बीच हो रहा है दोस्तों ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन यात्रा पर हुए काफी भावुक। वहां के किंग से लगे गले। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और बढ़ती साख बढ़ती पावर का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि इसी प्रकार से अगर निरंतर अपना भारत आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं, या वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि अपना भारत अमेरिका चीन की तरह सुपर पावर कंट्री बनेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज 16 दिसंबर का दिन है। आज वही तारीख है दोस्तों जब 1971 में भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर का आज दिन भारत और बांग्लादेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था सरेंडर। भारतीय सेना ने 13 दिन में ही पाकिस्तान को चटा दी थी धूल। दुनिया के नक्शे पर उभरा बांग्लादेश। यानी आज भारत के लिए विजय दिवस है दोस्तों। ऐसे में इस दिवस को आप किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएगा। बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ अहम सैन्य समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत और रशिया की सेनाएं और उनके सैन्य उपकरण एक दूसरे के देश में कानूनी रूप से तैनात और संचालित किए जा सकेंगे। इस समझौते का नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी रेलॉस है। इसके लागू होने से भारत और रशिया के बीच सैन्य सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच मंजूरी के डॉक्यूमेंट्स के आदान प्रदान के बाद ही ये समझौता लागू हो जाएगा। दोस्तों, क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने सोमवार को समझौते को मंजूरी देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। ये समझौता 18 फरवरी 2025 को भारत और रशिया के बीच साइन हुआ था। नवंबर में रूसी संसद की मंजूरी के लिए भेजा गया। 2 दिसंबर को रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने समझौते को मंजूरी दी थी। ऊपरी सदन यानी काउंसिल ऑफ फेडरेशन ने इसे 8 दिसंबर को पास किया, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जी हाँ, इससे संयुक्त सेना अभ्यास, प्रशिक्षण और आपसी तालमेल को आसान बनाया जा सकेगा। समझौते का मकसद दोनों देशों की सेनाओं को आपसी सहमति से एक दूसरे की जमीन पर काम करने की स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देना है। रेलॉज समझौते के तहत भारत और रशिया की सेनाएं एक दूसरे की जमीन, एयरबेस, समुद्री बंदरगाह और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को ईंधन, मरम्मत, भोजन, उपकरण और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर पाएंगे। इससे सेना अभियान चलाने में आसानी होगी। ये समझौता कई स्थितियों में काम आएगा, जैसे कि संयुक्त सेना अभ्यास, सेनाओं का प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और अन्य विशेष परिस्थितियां। रूसी कैबिनेट के मुताबिक इस समझौते से दोनों देशों के विमान एक दूसरे के एयर स्पेस का उपयोग कर सकेंगे। दोनों के युद्धपोत एक दूसरे के बंदरगाहों में रुक सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सैन्य उपकरणों और सैनिकों को तेजी से सपोर्ट मिल सकेगा। भारत और रशिया का रक्षा सहयोग और गहरा होगा। रूस हिंद प्रशांत महासागर में अपनी समुद्री उपस्थिति भी बढ़ा सकेगा। जी हाँ, यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ प्रमुख सैन्य सहयोग समझौते को संघीय कानून का रूप दे ही दिया है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस रेलॉस समझौते से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। कैसे रशिया और भारत ने मिलकर अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया इस फैसले को लेकर। दोस्तों, दरअसल अमेरिका को इससे रणनीतिक चिंता हो सकती है, क्योंकि भारत का रशिया के साथ गहरा सैन्य सहयोग क्वाड और I2U2 जैसे उसके गठबंधनों को कमजोर कर सकता है। यह अमेरिका की भारत को चीन के खिलाफ मुख्य साझेदार बनाने की रणनीति पर असर डालेगा, खासकर जब भारत रशिया से S-400 जैसे हथियार खरीद रहा है। हालांकि भारत की बहुसंरेखा नीति बरकरार रहेगी, लेकिन अमेरिका दबाव बढ़ा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका काटसा प्रतिबंधों पर फिर से विचार कर सकता है, लेकिन भारत को छूट पहले दे चुका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की नौसैनिक
गतिविधियां तेज हो सकती हैं ताकि रशिया भारत नजदीकी का मुकाबला हो। वहीं भारत अमेरिका रक्षा व्यापार प्रभावित हो सकता है, लेकिन लेमोआ जैसे पुराने समझौते जारी रहेंगे। कुल मिलाकर यह अमेरिका के लिए भारत को रशिया के प्रभाव क्षेत्र में खींच ले जाने का तगड़ा संकेत है, जिससे उसकी एशिया रणनीति जटिल हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका की भारत पाकिस्तान संबंधों पर रेलॉस का प्रभाव कैसे पड़ेगा। क्या होगा भारत रशिया रेलॉस समझौते से अमेरिका की भारत पाकिस्तान संबंधों पर नीति जटिल हो सकती है, क्योंकि ये भारत को रशिया के करीब लाता है। दोस्तों, अमेरिका पहले भारत को पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत करने के लिए समर्थन देता रहा, लेकिन ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान से नजदीकियां जैसे आर्मी चीफ मुनीर की मित्रता, शहबाज से मित्रता पहले से ही भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव पैदा कर चुकी है। रेलॉस से भारत का रशिया के साथ लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ाने पर अमेरिका को लगेगा कि भारत उसके क्वाड गठबंधन से दूर हो रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को संतुलित करने की उसकी कोशिश कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद पर कवर देकर भारत को नाराज कर रहा है, जो रेलॉस जैसे कदमों से और तेज होगा। भारत की बहुसंरेखन नीति मजबूत बनेगी, लेकिन अमेरिका दबाव बढ़ा सकता है या पाकिस्तान को अधिक हथियार दे सकता है। अगर कुल प्रभाव की बात करें तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन मिलता रहेगा, लेकिन भारत का रशिया झुकाव अमेरिका की प्रभावशीलता घटा देगा। जी हाँ, यानी एक तरफ भारत और रूस की सेना एक दूसरे की जमीन, एयरबेस और बंदरगाहों का कानूनी रूप से इस्तेमाल करेंगे, तो उधर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा करके भारत के साथ युद्ध करवाने का भी प्रयास करवाएगा। लेकिन जिसके पास रशिया जैसा दोस्त हो, दोस्तों क्या लगता है आपको अमेरिका कुछ बिगाड़ पाएगा भारत का? जवाब देना मत भूलिएगा और इस समझौते के लिए थैंक यू पुतिन जरूर कहिएगा। ये बहुत बड़ी और उम्दा खबर थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था, और ये दो सबसे बड़े सवाल थे जो इस समझौते के बाद उठ रहे थे। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां शेयर अवश्य करिएगा, ताकि हर किसी को इस समझौते के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच बढ़ते संबंध, यानी भारत रशिया के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों को देखकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ भी भारत रशिया समर्थक नीतियों को खतरनाक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती करके बड़ी गलती कर रहा है भारत। उन्होंने चेतावनी दी है कि रशिया के साथ संबंधों से भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डालेगा। अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ भी भारत की रशिया समर्थक नीतियों को खतरनाक बता रहे हैं। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में एक सीनियर फेलो और ईरान, तुर्की और व्यापक मध्य पूर्व के विशेषज्ञ पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने इसे रशिया के प्रति भारत का दूरदर्शिता की कमी वाला रवैया करार दिया है। अगली खबर बता दें, भारत के जोरावर से खौफ जता चीन तिब्बत में तैनात करने जा रहा बैटल टैंक कितना खतरनाक है। ये टाइप 99B वर्जन बता दे, भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर ने ड्रैगन की परेशानी बढ़ा दिया। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से चीन खौफ जदा है। ऐसे में अब चीन तिब्बत में अपने बैटल टैंक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस बाबत चीनी सेना ने अपने हल्के लड़ाकू टैंक को अपग्रेड किया है। चीनी सेना की यह कवायद साफ दिखाती है कि LAC पर भारत के सैन्य संतुलन को लेकर काफी दबाव में है। चीन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई में सक्षम अपने हल्के लड़ाकू टैंक टाइप 99B को उन्नत सूचना आधारित कमान संचार क्षमताओं और एकीकृत मारक क्षमता से लैस किया है। हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आधिकारिक मीडिया की खबरों के हवाले से यह दावा किया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रैगन ने यह कदम तब उठाया है जब भारत ने उच्च ऊंचाई वाले इलाकों, खासतौर पर चीनी सीमा पर युद्ध के लिए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर को अनावरण किया है। बता दें कि जोरावर टैंक का नामकरण डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया है। इसका वजन लगभग 25 टन है। अगली खबर बता दें, चीन के J-10C को एक और लगा तगड़ा झटका। इंडोनेशिया के बाद अब बांग्लादेश ने भी किया किनारा। जी हाँ दोस्तों, चीन के J-10C लड़ाकू विमान को इंडोनेशिया के बाद अब बांग्लादेश से भी करारा झटका लगा है। पहले दोनों देश चीन से J-10C की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे थे। अब ऐसी रिपोर्ट्स है कि ये दोनों देश चीनी J-10C के अलावा एक दूसरे लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून को भी देख रहे हैं। यूरोफाइटर टाइफून हर महीने में चीनी J-10C से बेहतर है। ऐसे में अंदेशा है कि अगर इन दोनों देशों को मौका मिला तो बात और बन गई, तो पहले ही पसंद यूरोफाइटर टाइफून ही होगा। इसे चीन के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि J-10C को खरीदने की तैयारी करने वाले इन दोनों देशों पर उसका काफी ज्यादा प्रभाव है। दोस्तों, बांग्लादेश ने यूरोफाइटर जेट खरीदने पर बात
बातचीत शुरू करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOL पर साइन किया है। चीन आक्रामक तरीके से जेट-NC को प्रमोट कर रहा है। हालांकि यूरोफाइटर टाइफून चीन के लिए चिंता की बात बनता जा रहा है। चीन ने अपने जेट-NC को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर मई में भारत के राफेल लड़ाकू विमान को गिराने तक की झूठी कहानी गढ़ी थी, आपको पता होगा। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली और सबसे बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जिसका था सबको इंतजार, बता दें भारत और ADB ने विकास परियोजनाओं के लिए $2.2 अरब से अधिक के ऋण पर सहमति जता दी। दोस्तों, संघीय सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि एशियाई विकास बैंक और भारत ने देश में विकास परियोजनाओं के लिए $220 करोड़ से अधिक मूल्य के 5 ऋणों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया कि ये ऋण कौशल विकास, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और रेलवे से संबंधित परियोजनाओं को समर्थन देंगे। दोस्तों, कौशल विकास से युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य और परिवहन परियोजनाओं से असम व चेन्नई जैसे राज्यों में सेवाएं बेहतर होंगी, जबकि सोलर प्रोजेक्ट जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर ये निवेश आर्थिक विकास को तेज करेंगे और सतत विकास सुनिश्चित करेंगे। भारत की GDP में ये अहम रोल निभा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर, क्योंकि ये अमाउंट भारत के ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी करेगी। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय में भारत पीठ की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जी हां, भारत इजराइल रणनीति साझेदारी को मजबूत करते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR और तेल अवीव विश्वविद्यालय के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इस शैक्षणिक संस्थान में एक भारत पीठ की स्थापना की जाएगी। इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह और तेल अवीव विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर एरियल पोराट ने औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पहली बार TAU में भारत पीठ की स्थापना होगी। दोस्तों, सिंह ने भारत और इजराइल के बीच शैक्षणिक और एकेडमिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और विभिन्न संकायों के प्रमुखों के साथ भी एक उपयोगी बैठक की है। जी हां दोस्तों, भारतीय राजदूत ने विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ भी बातचीत की और उनके शैक्षणिक अनुभवों और सुझावों पर खुलकर चर्चा की। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारतीय रुपए पर बहुत बड़ी खबर, नेपाल में अब 200 और 500 के करेंसी नोट भी चलेंगे, यानी हिमालय देश में भारतीय नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। दोस्तों, नेपाल में सत्ता परिवर्तन और KP शर्मा ओली की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत नेपाल संबंधों में फिर से मजबूती आ रही है। एक नए कदम के तहत नेपाल ने बड़ी संख्या में भारतीय मुद्रा नेपाल ले जाने या लाने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे नेपाल में भारतीय मुद्रा पर लगा 1 दशक पुराना प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। नेपाल सरकार के इस नए फैसले के बाद कोई भी व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपए तक के 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट रख सकता है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक ये फैसला सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। बदले हुए नियम के तहत नेपाली और भारतीय दोनों नागरिक ज्यादा कीमत वाले बैंक नोट भारत से नेपाल ला सकते हैं या नेपाल से भारत ले जा सकते हैं। सोमवार को नेपाली कैबिनेट का यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी करेंसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेगुलेशन 2015 में किए गए संशोधनों के बाद आया है। ये संशोधन भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को भारत आने जाने के दौरान ज्यादा मात्रा में भारतीय करेंसी ले जाने की अनुमति देता है। नेपाल राष्ट्र बैंक यानी NRB के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के मुताबिक एक बार जब सरकार का फैसला नेपाल गजट में छप जाएगा तो NRB इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करेगा, जो भारत से नेपाल या नेपाल से भारत यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा ज्यादा कीमत वाले भारतीय बैंक नोटों के इस्तेमाल को कानूनी बना देगा। इससे दोनों देशों के पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी एक दूसरे के देश में यात्रा करने या व्यापार करने में आसानी होगी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा और मोदी मोदी तथा भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शानदार तरीके से किया स्वागत। दोस्तों, अम्मान में PM मोदी जी हुए भावुक। 37 सालों के बाद भारत जॉर्डन के बीच हो रहा है, ऐसा आपको बता दे सबसे बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी जी सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल फील कराया गया, यानी उनका जोरदार स्वागत किया गया। हाथों में भारतीय तिरंगे लिए और मोदी मोदी तथा भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनके होटल पहुंचने पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और स्वागत के लिए आए बच्चों के से बातचीत भी की। इस अवसर पर उन्होंने एक सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी अवलोकन किया। मोदी जी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करके कहा कि अम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं अत्यंत भावुक हूँ। उनका स्नेह, भारत की प्रगति पर गर्व और मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच अस्थायी संबंधों को दर्शाता
दर्शाता है। भारत जॉर्डन संबंधों को सुदृढ़ करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी ने विश्वास जताया कि उनकी ये यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देगी। 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देगी। 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन द्वारा हवाई अड्डे पर किए गए स्वागत के लिए भी आभार प्रकट किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जॉर्डन दौरे में किंग अब्दुल्ला II के साथ मुलाकात की। गले मिलने के साथ शुरू हुआ मेल मिलाप का सिलसिला सकारात्मक बातचीत तक पहुंचा। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान को आईसीजे में घसीटा जाए। बॉन्डी बीच आतंकी हमले की निंदा से काम नहीं चलेगा। जी हां, 15 बेगुनाहों की मौत पर हुए गुस्सा। बता दे जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के चेयरमैन शफी बुरफत ने 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने वैश्विक बिरादरी से अपील की है कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तहत आरोप तय किए जाएं। बुरफत के मुताबिक चरमपंथी विचारधारा और आतंकवाद फैलाने के लिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये अपील ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे की जोड़ी द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद की, जिसमें 15 बेगुनाहों की जानें चली गई थी। ऑस्ट्रेलियाई जांच अधिकारियों के मुताबिक 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के नवीद अकरम ने रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार के पहले दिन को मनाने के लिए आयोजित हनुका बाय दस्सी कार्यक्रम में अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें अब तक 16 की मौत हुई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना खेल रही आखिर कौन सा खेल, थाने से अचानक गायब हो गए 4 बलूची। परिवार में पसरा मातम। दोस्तों बलूचिस्तान में एक ही परिवार के कम से कम 4 लोगों को कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने जबरन गायब कर दिया। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने सोमवार को यह जानकारी दी। मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती कमेटी के मुताबिक शनिवार को क्वेटा में एक इंडोर स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संगठन का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ना तो कोई सड़क अवरुद्ध की गई और ना ही राज्य के कामकाज में कोई बाधा डाली गई। इसके बावजूद BVIP के अनुसार संगोष्ठी में कथित भागीदारी के संदेह में एक बलूच परिवार के 4 सदस्यों को शनिवार रात क्वेटा के सरियाव थाने बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें जबरन गायब कर दिया गया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संचालन के लिए प्राइवेट कंपनी को अनुमति देने संबंधित शांति बिल 2025 सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस बिल के पास होने पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करना है। दरअसल भारत ने 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा है। पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहयोग बहुत जरूरी है। सरकारी संस्थाओं के अकेले दम पर टारगेट पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अमेरिका जैसे देश अपने परमाणु उत्पादन में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका देखते हैं, इसीलिए भारत भी वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा रहा है। भविष्य में आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का परमाणु के क्षेत्र में मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कई देश सख्त नियमों के तहत प्राइवेट कंपनियों द्वारा संचालित नागरिक परमाणु क्षेत्र चलाते हैं। अन्य देशों में सरकारी नियंत्रण वाली संरचनाएं तो है, लेकिन फिर भी वे निजी पूंजी और विक्रेताओं का उपयोग करते हैं। शांति परियोजना इसी स्थिति को बदलने के लिए बनाई गई है। यानी कि दोस्तों भारत जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? विपक्ष जिस प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी निजी राय इस मुद्दे पर क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश में फिर भड़की जुलाई विद्रोह की आग। शेख हसीना को फांसी पर लटकाया जाए, उम्र कैद की सजा काफी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की उम्र कैद की सजा फांसी तक बढ़ाने की मांग कर दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT के अभियोजक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अदालत में याचिका दायर की है। इसमें शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को दी गई सजा बढ़ाने की मांग की गई है। बांग्लादेशी मीडिया BSS न्यूज के मुताबिक अपील में जुलाई में हुए सामूहिक विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए कुछ अपराधों के लिए उनकी सजा को मौत तक बदलने की मांग की गई। ICT अभियोजक गाजी MH तमीम ने कहा कि जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा काफी नहीं और इसकी जगह मौत की सजा दी जानी चाहिए। हसीना और कमाल के लिए मौत की सजा की अपील के बाद ट्रिब्यूनल परिसर में एक प्रेस ब्रीफिंग में तमीम ने कहा कि पहला फैसला फिर से बने ICT में सुनाया गया था। जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना और कमाल को सजा सुनाई गई थी। उन्हें एक आरोप में उम्र कैद और दूसरे में मौत की सजा मिली थी।
तो दोस्तों वहीं आपको बता दे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया सरेंडर। भारतीय सेना ने 13 दिन में चढ़ा दी थी धूल। दुनिया के नक्शे पर उभरा बांग्लादेश। आपको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बता दे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, दरअसल 16 दिसंबर आज का दिन भारत और बांग्लादेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये वही तारीख है जब 1971 में भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध ने न केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के अहंकार और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, उस पर हो रहे अत्याचारों का अंत भारत ने अपनी ताकत से किया। आज हम विजय दिवस मना रहे हैं जो भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिक का सरेंडर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में गिना जाता है। इस युद्ध की नींव जो है वो 1947 में ही पड़ गई थी। पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत से अलग हुआ था। उसके 2 हिस्से हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में 56% आबादी थी और उनकी भाषा बांग्ला थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी और पश्तो बोली जाती थी। ऐसे में हैप्पी विजय दिवस कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोग। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर लालू के सहारे बंगाल फतेह की तैयारी। बीजेपी ने चला बिहार वाला दांव, ममता बनर्जी के लिए होगी मुसीबत। दोस्तों बिहार विजय के बाद बीजेपी अब बंगाल फतेह पर निकल पड़ी है, लेकिन स्ट्रेटजी वही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जो ताजा पोस्टर जारी किया है वो महज एक ग्राफिक नहीं बल्कि एक सोची समझी आक्रामक रणनीति का आगाज है। इस पोस्टर में एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आधा चेहरा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है बोथ आर सेम, यानी दोनों एक हैं। बीजेपी ने इस एक तस्वीर के जरिए बंगाल के मतदाताओं के मन में उस डर को बिठाने की कोशिश की है जिसे 90 के दशक में बिहार ने भोगा था। वो डर है जंगल राज का। बिहार में बीजेपी ने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम देकर सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी थी। अब ठीक उसी फॉर्मूले, उसी नैरेटिव और उसी डर को बंगाल की जमीन पर उतारने की तैयारी है। संदेश साफ है कि अगर आप ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं तो आप दरअसल बंगाल को उसी अराजकता की ओर धकेल रहे हैं जिससे बिहार बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया है, यानी कि लालू के सहारे बंगाल फतेह की तैयारी है। बीजेपी की क्या राय है दोस्तों आपकी, इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा और लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।